अगर आज हम चाइना को देखें तो हम एक ऐसे कंट्री को देखते हैं जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी हर जगह पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 1949 में चाइना की सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट थी। 1949 के टाइम चाइना एक्सट्रीमली पुअर था। 80 से 85% पॉपुलेशन जो थी चाइना की वो विलेजेस में रहती थी। जो लिटरेसी रेट था चाइना का वो हद से ज़्यादा लो था। और कंटिन्यूस वॉर्स ने इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स और डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1949 के बाद चाइना ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 70 से 75 ईयर्स में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। इस वीडियो में हम चाइना की डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल रिफॉर्म्स और सबसे इंपॉर्टेंट गलतियों से सीखने का प्रोसेस। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे की लेसन्स डिस्कस करेंगे जो बाकी कंट्रीज भी चाइना से सीख सकती है। लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर देना। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश होती है चाइना में अंडर लीडर माओ जेडोंग। उस टाइम पर चाइना के लीडर्स के सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कंट्री को यूनाइट करना, दूसरा चैलेंज था इकोनॉमी को रीबिल्ड करना और तीसरा चैलेंज था फ्यूडल सिस्टम को एंड करना। चाइना समझ चुका था कि जब तक विलेजेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक कंट्री भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। इसलिए जो सबसे पहले फोकस गया वो गया एग्रीकल्चर पर और इसके लिए लाया गया लैंड रिफॉर्म लॉ ऑफ 1950। इस रिफॉर्म के अंदर जो लैंड लॉर्ड्स थे उनसे ज़मीन ले ली गई और जो पुअर फार्मर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई। और इस रिफॉर्म की वजह से अराउंड 300 मिलियन लोगों को, फार्मर्स को लैंड मिली और इसका रिजल्ट फ्यूडल लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया। फार्मर्स को पहली बार ओनरशिप की फीलिंग आई और फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये स्टेप इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि चाइना की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो फार्मर्स की थी। उसके बाद आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 से 1957 तक। और ये प्लान चाइना ने सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर दिया था और इसके अंदर एक प्लान इकोनॉमी अडॉप्ट की गई और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस हुआ। और इससे मेजर हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, कोल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इस फेज में न्यू फैक्ट्रीज बनी, सिटीज ग्रो हुई और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। एग्रीकल्चर और जो कंज्यूमर गुड्स थे उनको कम इंपॉर्टेंस मिली। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में हमें ये सीखने को मिलता है कि चाइना सक्सेसफुल होने से पहले फेल हुआ था। चाइना ने डिसाइड किया कि वो रैपिडली इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनेंगे और इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जैसे कि पीपल्स कम्यून्स बनाए गए, कलेक्टिव फार्मिंग की गई और बैकयार्ड स्टील फर्नेसेस बनाए गए। लेकिन इसकी रियलिटी क्या थी? प्लानिंग वीक थी, प्रोडक्शन डाटा जो था वो फेक था और नेचुरल डिजास्टर्स आए और इन सब चीज़ों का रिजल्ट सवेयर फेमाइन, इकोनॉमी कोलैप्स, मिलियंस ऑफ डेथ्स। और इससे ये सीखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो आइडियोलॉजी से नहीं होती। उसके बाद आया कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक। इसका एम था ओल्ड ट्रेडिशंस को रिमूव करना और आइडियोलॉजी को कंट्रोल में रखना। लेकिन इस चीज़ का भी इम्पैक्ट बिल्कुल ही उल्टा हो गया। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, साइंटिस्ट और टीचर्स टारगेट हुए और इनोवेशन बिल्कुल रुक गया। सिर्फ इस पीरियड ने चाइना के लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का डेवलपमेंट स्लो कर दिया था। लेकिन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आई कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1978 के बाद गेम बिल्कुल ही चेंज हो गया। न्यू लीडर आए जिनका नाम था डेंग शियाओपिंग। उनका एक फेमस कोट था, मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आइडियोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी थे। काफ़ी सारे नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी को ग्रेजुअली लूजन किया, प्राइवेट बिजनेसेस अलो किए और फार्मर्स को प्रॉफिट रखने की परमिशन दी और इसको बोला गया सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। और ये था गवर्नमेंट कंट्रोल और मार्केट फ्रीडम का कॉम्बिनेशन। काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जैसे कि शेंजन, शियामन और यहाँ पे फॉरेन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पहले से रेडी किया गया और जो एक्सपोर्ट फोकस्ड इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप्ड हुई। फॉर एग्जांपल शेंजन 1980 के टाइम पे ये एक फिशिंग विलेज था और आज के टाइम पे ये एक ग्लोबल टेक हब बन गया। इस पीरियड में एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन आई जैसे कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। गवर्नमेंट जो थी वो लैंड ओन करती है और फैमिलीज अपना आउटपुट बेच सकती है और इन सब चीज़ों का रिजल्ट फूड प्रोडक्शन को एक जंप मिला, रूरल इनकम इंक्रीज हुई और पॉवर्टी रिड्यूस हुई। चाइना का जो मेन फोकस था वो था मास मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। और चाइना इन चीज़ों में इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर थी, वर्क फोर्स स्किल्ड थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर।
चाइना ने हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इन्वेस्टमेंट माना, ना कि कोई एक्सपेंस। डेवलप्ड हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, और इन सब चीज़ों से लॉजिस्टिक्स फास्ट हुई, बिजनेस कॉस्ट कम हुआ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और चाइना ने 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो चाइना के लिए ग्लोबल मार्केट्स खुल गए, एक्सपोर्ट स्काई रॉकेटेड और चाइनीज़ कंपनीज थी वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनी। चाइना एक और चीज़ जानता था कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी वो सिर्फ एजुकेशन से पॉसिबल है, और इस चीज़ की वजह से एजुकेशन कंपलसरी की गई और बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, और इसका रिजल्ट मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स, रिसर्च आउटपुट इंक्रीज हुआ और इनोवेशन कल्चर डेवलप हुआ। और आज के टाइम पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है एआई पर, 5G पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क और स्पेस मिशंस। और चाइना में हमेशा से गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनीज का स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन रहा, और इन सब चीज़ों से 800 मिलियन प्लस लोग पॉवर्टी से बाहर आए। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अर्बन मिडिल क्लास ग्रोथ, और अर्बनाइजेशन ने कंजम्पशन और डिमांड को भी बूस्ट किया। चाइना के ग्रोथ का एक ही सीक्रेट नहीं है, रियल रीजंस है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच, एजुकेशन पे हैवी फोकस, अपनी मिस्टेक से सीखना, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेसिटी। चाइना परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाया। लेकिन आपके मुताबिक चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा था? आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।